बिना देर के हम इस सेशन के बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, निम्नांकित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सीमा नहीं लगाती है? भागलपुर, जमुई, भोजपुर और गया। दोस्तों ये जो आपका सही जवाब होगा, जो सीमा नहीं लगाती है यानी बाकी बात सब लगाती है, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। दोस्तों झारखंड से भागलपुर का भी सीमा लगता है, जमुई का भी लगता है और गया का भी लगता है, लेकिन भोजपुर का सीमा झारखंड से नहीं लगता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका होगा, बिहार में शिशु लिंगा अनुपात कितना है? बिहार में शिशु लिंगा अनुपात कितना है? 943, 935 और 918 और 845। तो आपका दोस्तों सही जवाब जो होगा, जो आपका सही जवाब होगा वो 935 आपका सही जवाब होगा। जो शिशु का लिंगा अनुपात आपका 935 है। धोबिया, झरनी, झिझिया व कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? धोबिया, झरनी, झिझिया व कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का है, ये आपका बिहार का है। दोस्तों कुछ ये कर्मा वगैरह झारखंड में भी मनाया जाता है, लेकिन ये सब जो निम्नलिखित में जो दिया गया है उपरोक्त में, यानी ऊपर में जो दिया गया, ये सब बिहार के लिए फेमस है। गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में है? गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में है? तो दरभंगा, भागलपुर, कटिहार और बेगूसराय। आपका सही जवाब जो होगा वह बेगूसराय आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पांचवा सवाल होगा, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यानी नेपाल के साथ सीमा साझा कौन सा जिला है जो नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। तो आपका सही जवाब जो होगा ये पूर्णिया। पूर्णिया दोस्तों नेपाल से साझा नहीं करता है, सीतामढ़ी वहीं करता है, किशनगंज आपका करता है और मधुबनी करता है, लेकिन पूर्णिया आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर उल्लेख है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर उल्लेख है, तो आपका इस सवाल का जो सही जवाब होगा सत्यपिटक आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, अशोक के बोध गया के भ्रमण का अभिलेख किस शिलालेख में है? यानी अशोक ने बोध गया को जो भ्रमण किया था वो किस शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका जो शिलालेख है वो आठवां शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन इसे नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन आपका राइट आंसर होगा, नागार्जुन आपका राइट आंसर होगा, नागार्जुन आपका सही जवाब होगा। मौर्यकालीन मुद्रा शतमान था। मौर्यकालीन मुद्रा जो था वो मौर्यकालीन में मुद्रा कौन सी मुद्रा का प्रचलन था? वो मुद्रा चांदी का सिक्का का प्रचलन था। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपका बदरायन था। बदरायन आपका सही जवाब होगा, बदरायन आपका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना ज्योति व जंगली भूमि को हम अपरहत के नाम से जाने जाते हैं, यानी बिना ज्योति व जंगली भूमि को अपरहत भी आप कह सकते हैं, अपरहत भी आप कह सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, द मदरलैंड का प्रकाशन पटना में किसके द्वारा किया गया? द मदरलैंड का प्रकाशन जो है वो पटना में किसके द्वारा किया गया है? तो यह आपका मजरुल हक के द्वारा किया गया था, मजरुल हक के द्वारा किया गया था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आपका आच्छादित है। तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो इस प्रश्न का आपका कछारी मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब कछारी मिट्टी होगा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपका जे बी कृपलानी के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखी गई थी। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो
गुन्नार मिर्डल का आपका एशियन ड्रामा इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्थापित किए थे स्वीडन का सेंट्रल बैंक। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इसी ने स्थापित किया था। संगम योजना संबंधित है। संगम योजना यानी निम्नलिखित में से संगम योजना किससे संबंधित है? तो संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से संबंधित आपका संगम योजना है। आपका संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संबंधित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? यानी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? ये शुरू आपका 2009 से 2010 के बीच किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन ही बहुत छोटा आपको देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही ये आपका सस्पेंस तैयार करने वाले क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं और ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा याद कीजिएगा, लेकिन फिर भी याद नहीं होगा और एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को छोड़ के चले आइएगा। एग्जाम हॉल से जैसे निकलिएगा वैसे क्वेश्चन आपको याद आएगा और पता चलेगा कि हमने इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आए हैं। दोस्तों रिजल्ट नहीं होने का कारण यही तो, मात्र 2-3 क्वेश्चन रिजल्ट आपका नहीं होने देता है और बस 2-3 प्रश्न आप होने का रिजल्ट का कारण यही बनता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक बने रहें और वीडियो को अच्छे तरीके से दिन में 3 से 4 बार वीडियो का देखें। दोस्तों वीडियो कोई खास लंबा नहीं होता है, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा कम समय में बेहतर चीज़ देने का प्रयास इसलिए करते हैं कि आपको बेहतर देने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे लड़के लॉन्ग वीडियो देख के अरे यार छोड़ो बहुत लॉन्ग वीडियो है, कौन इतना देखता है, इसलिए वीडियो हम थोड़ा कम समय में बेहतर चीज़ देने का प्रयास करते हैं। खैर छोड़िए दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जब तक एग्ज़ाम हो तब तक आपके लिए हम कठिन परिश्रम करेंगे और ये वीडियो प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। सिर्फ दोस्तों आप लोग का सपोर्ट चाहिए और सहयोग चाहिए। इस वीडियो को बहुत ही बेहतर ढंग से बनाते हैं और आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से इसे देखते भी हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका हो जाएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? चलिए दोस्तों, हम थोड़ा वेट करते हैं आपका आंसर का, देखते हैं। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर, मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था? आपका सही जवाब जो होगा वो 2014 में, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। आपका सही जवाब जो होगा वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो आपका सही जवाब जो होगा इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया समिति का विषय वस्तु का संबंध केंद्र राज्य संबंध से ही है। अगला सवाल आपका होगा R.N. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? R.N. मल्होत्रा जो कमेटी का गठन किया गया था, वो कमेटी का गठन किससे संबंधित है? वो बीमा से संबंधित है। वो कमेटी किससे संबंधित है? दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, R.N. मल्होत्रा कमेटी जो गठन किया गया था, वो गठन जो किया गया था वो बीमा के संबंधित ही गठन किया गया था। अगला सवाल आपका होगा, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग यानी निम्नलिखित में से किस में संतुलन करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है? वो आयात निर्यात करने के लिए भुगतान संतुलन। अगला सवाल है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में क्रियान्वित हुआ है? यानी विश्व व्यापार संगठन यानी सबसे पहले
कार्य में कब लाया गया था, यानी कार्य करना कब से प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों क्रियान्वित किसी को समझ में थोड़ा समस्या हो जाता है, तो यानी ये समझिए कि कार्य में कब आए हैं, वो कार्य में कब आए हैं और वो अभी तक कार्य कर ही रहे हैं। तो आपका सही जवाब जो होगा वो 1995 आपका सही जवाब होगा। 1995 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित है, तो मॉडल वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल आपका राइट आंसर होगा। महालनोबिस मॉडल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो एन के सिंह आपका राइट आंसर होगा। एन के सिंह आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया, यानी वह जो एक्सप्रेसवे जो है वो अटल पथ के नाम से घोषित किया गया है, तो वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ के नाम से घोषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। और पढ़ते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में मस्त रहिए, बिंदास रहिए और ज़बरदस्त रहिए और अपने आप में व्यस्त रहिए। चलिए दोस्तों।